हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएल। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग भूगोल और पर्यावरण से संबंधित जो समसामयिक अपनी पिछले हफ्ते रही है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अपनी ये जो क्लास है वो दो हिस्सों में बटी होती है। एक हिस्सा तो जो अपना है मुख्य परीक्षा का, जिसमें पर्यावरण से संबंधित मामले होते हैं, भूगोल से संबंधित मामले होते हैं, ज़्यादातर तो चर्चा पर्यावरण की होती है। दूसरा जो होता है वो अपनी प्रारंभिक परीक्षा के कुछ तथ्य होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपके इसके अंतर्गत आता है वो है किगाली संशोधन। किगाली समझौता था, उसके अंदर जो संशोधन हुआ उसके ऊपर अभी 121 देश और भारत 122 देशों ने इस चीज़ की पुष्टि की है, और क्या पुष्टि है वो उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा है अफगानिस्तान का जो हजारा समुदाय है वो आपका चर्चा में रहा है। तीसरा आपका पंजशीर घाटी जो है अफगानिस्तान क्षेत्र की, ये भी न्यूज़ के अंदर रही है। आपको पता है अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान तालिबान यहाँ पर जो मामला चल रहा है, तो उनके कारण जो आपका मैप है, जो अफगानिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है जो न्यूज़ में रहा है वो आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप चौथा देखोगे चकमा और हाजोंग समुदाय, इनकी न्यूज़ रही थी। और फिर लास्ट आपका दिखाई देगा स्मोक टावर जो कि दिल्ली के अंदर लगाया गया है। तो ये आपकी न्यूज़ आपको दिखाई देगी। इसमें से अगर आप लोग देखते हो तो अफगानिस्तान, पंजशीर और चकमा ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और बाकी अगर आप लोग देखोगे तो स्मोक टावर और किगाली ये आपकी मुख्य परीक्षा से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले टॉपिक के साथ जो है किगाली संशोधन। आइए नजर डालते हैं क्या है किगाली संशोधन। अब किगाली संशोधन की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल फिलहाल में हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो HFC गैसेस थी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस थी, उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की पुष्टि की है। और उन्होंने कहा है कि 2047 तक, 2047 तक हम 80-85% तक उन गैसों का उत्सर्जन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब इस सदी के मध्य तक अपना जो है HFC गैसों का को चरणबद्ध तरीके से हम समाप्त करेंगे। और 2031-32 से इसकी शुरुआत 10%, 10 से फिर बढ़ाकर इसको 30%, 30 से फिर 50, 50 से फिर 80, इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। अब ये क्या है किगाली संशोधन और ये क्यों न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ पर साफ तौर पे बताया गया कि चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के समर्थन को स्वीकृति दी है। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तो जो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये जलवायु का कोई समझौता नहीं रहा। इसमें सीधा सीधा बताया जो ऐसी कोई भी गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन परत आपको पता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस, उनके उत्सर्जन को हम कम करेंगे। उन गैसों को हमें समाप्त करना है, उत्सर्जन को समाप्त करना है, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन परत हमारे लिए एक कवच के रूप में काम कर रही है और उसका लगातार क्षरण होता जा रहा था। तो उसके लिए कौन सा समझौता होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एक गैस निकल कर आती है हमारे पास यहाँ पर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये डायरेक्टली किसको प्रभावित करती है, हमारा जो ओजोन परत है उसको प्रभावित करती है। तो यहाँ पर इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शुरुआती तौर पर यह हुआ कि CFC गैस से हम हटकर किस गैस की तरफ जाएंगे, HFC की तरफ। जब इस HFC का नाम लिया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, तो ये देखा गया कि HFC डायरेक्टली तो ओजोन को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन ये इतनी शक्तिशाली गैस होती है ग्रीन हाउस गैस के अंदर, ये उसका प्रभाव एक लंबे समय तक दिखाई देता है। तो CFC से हटकर हमने शुरुआत में पुष्टि की चलो हम HFC की तरफ जाते हैं, लेकिन बाद में HFC का एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में इतनी ताकतवर उसको देखा गया कि 1000 गुना जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी ज़्यादा ताकतवर है कौन सी, HFC, जो कि मतलब बहुत बड़े लेवल पर हमारी ओजोन लेयर का डिप्लेशन कर रही है। अब यहाँ पर चरणबद्ध तरीके का मतलब देखो क्या हुआ। चरणबद्ध तरीके का मतलब ये हुआ कि अभी इसकी पुष्टि लगभग 122 देशों ने की है, और उस 122 देशों के अंदर दो तरीके के देश आ रहे हैं। एक देश वो है जिसके अंदर USA जैसे है, दूसरे देश जो है डेवलपिंग कंट्री, चाइना हुआ, इंडिया हुआ, इराक वगैरह ये सब कंट्री हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि USA जैसी कंट्री को अभी कुछ ही वर्षों के अंतर्गत अपनी इनको 80% पर कम लेकर आना है, और हमारे लिए ये डेडलाइन हमने कब तक की रखी है, 2047 की। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2031 तक हम 10% तक उत्सर्जन कम कर देंगे इस HFC का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। उसके बाद फिर इसको बढ़ाकर 20%,
फिर 30%, फिर 50% और 2047 तक 47 तक हम इसको 80-85% तक कम कर देंगे। ये अपना चरणबद्ध तरीके से इसको हम लोग लागू करेंगे। अब क्या होगा इससे, क्या नहीं होगा, आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं। अब किगाली संशोधन क्या है, तो देखो मैं आप लोग को बता देता हूं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एक समझौता हुआ। कौन सा समझौता? किगाली समझौता। अक्टूबर 2016 के अंदर रवांडा की जो राजधानी किगाली, वहां पर यह समझौता हुआ। और कौन सी बैठक थी? 28वीं बैठक के दौरान इसको अंगीकृत किया गया। अब इसके अंदर क्या डिसीजन लिया गया? इस संशोधन के तहत मॉन्ट्रियल के अंदर ध्यान रखना यह था क्या? किगाली। और इस संशोधन के तहत क्या किया गया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC गैस, या जो एयर कंडीशनिंग गैस है, या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर जो यूज होती है ये सब गैसेस, या फिर फर्निशिंग फोम उद्योग के अंदर जो बड़े पैमाने पर उपयोग में लाई जाती है, इसको हमें क्या करना है? चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि किगाली समझौता इन सभी गैसेस को एक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात करता है। अब होगा क्या? हमें सीधा सीधा क्या करना है कि इनके अंदर जो हम HFCs का यूज कर रहे हैं उनके उत्सर्जन को कम करना है। और उनका उत्सर्जन कैसे कम होगा? अगर हम यहाँ पर एयर कंडीशनर को किसी वैकल्पिक तौर पे देखें, अगर यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, इनके उपयोग को कम कर दे, तो जब हम इनके उपयोग को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने पास HFCs कम हो रही है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कम हो रही है। बता देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना अधिक ताकतवर गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो ये इस किगाली समझौते के अंतर्गत किया गया। अब देखते हैं आगे। अब यहां पर क्या बताया गया है? यहां पर बताया गया है कि इस सदी के मध्य तक 2047 तक हम इन गैसों का उत्सर्जन कितने % तक कम कर देंगे? 85% तक कम किए जाने का लक्ष्य रखा गया। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग सीमाएं निर्धारित की है। मैंने पहले भी बताया कि भारत जो है 2031 से इस प्रक्रिया को शुरू कर देगा, और 2031 से कब तक? 2047 तक अभी घोषणा की गई है। तो आज से 2031 तक हम इसको 10% कम कर देंगे, फिर इसको 20-30%, फिर 50%, और फिर हम लोग 85% पर इसको कमी के तौर पे ले आएंगे। तो ध्यान रखना, ये यहाँ पर 2047 तक इसका लक्ष्य हासिल किया गया है। और अगर आप चीन और कुछ अन्य देशों की समय सीमा देखते हो तो उन्होंने 2045 तक इसकी समय सीमा निर्धारित की है। 2045 तक हम क्या करेंगे? इसको जो है समाप्ति के कगार पर ले आएंगे। और वो अगर कम हो गई तो जलवायु समझौता अपना अच्छे से लागू हो पाएगा। अगर वो हो गया तो इसकी वजह से जो प्रभाव पड़ रहे हैं मानव जाति पर, जीव पर, या समुद्री जीव की जो संख्या लगातार कम हो रही है, हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके अंदर तापमान बढ़ रहा है, तो ये सारी की सारी समस्या हमारी इससे दूर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका महत्व और इसके अपेक्षित परिणाम देखते हैं कि क्या होगा इससे, क्या नहीं होगा। तो देखो, अगर किगाली समझौते के प्रावधान को हमने लागू कर दिया, चरणबद्ध तरीके से गैसों को हम कम करने लग गए, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस पर जो अपना पूरी वैश्विक सदी का जो तापमान है, जो 1 से 2% तक बढ़ जाता है, उसको हम कितने पर ले आएंगे? 0.5 डिग्री पर। मैं आप लोग को बता देता हूं, ग्लोबल वार्मिंग, आपके अकॉर्डिंग ग्लोबल वार्मिंग वो होती है जिसमें तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जनरली हम लोग किसको मानते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और इस तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है अगर पूरी पृथ्वी का तापमान, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये सिंपल वार्मिंग है, सामान्य ऊष्मन है। लेकिन अगर 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। और अभी क्या है, हम लोग जो है, अगर आप लोग देखोगे तो इसी तर्ज पर जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ पूरा का पूरा देख रहे हैं। तो इसको 0.5 डिग्री पर अगर इसको हमने लागू कर दिया तो रोक पाएंगे। दूसरा, अगर मैं बात करूं, ये जितने भी लाभ है अगर इनको आप देखते हो तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस, उनके उत्सर्जन के अंदर हम लोग क्या कर पाएंगे? कमी कर पाएंगे, जो कि किगाली संशोधन का एक प्रमुख प्रावधान भी है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम कर पाएंगे। और एक आप देखते हो तो पेरिस समझौते में, पेरिस समझौता जो हुआ था जलवायु परिवर्तन से संबंधित, IPCC की रिपोर्ट भी आई है जलवायु पैनल की, तो उसमें भी ये हुआ था कि औद्योगिक जो है, पूर्व औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान वृद्धि के
प्रतिबंधित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है इसको। ठीक है, तो जो उद्योग वगैरह है, जो औद्योगिकरण है, इस औद्योगिकरण से पूर्व 2 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है इसको यहां पर रोकना, ताकि 2 डिग्री सेल्सियस से तापमान ना आगे बढ़े, उसके अंदर भी ये महत्व साबित होगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित होगा, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा, फिर आप देख सकते हो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा। तो ये सारे के सारे इसके महत्व या अपेक्षित परिणाम देखे जा रहे हैं। अब सारी की सारी चीज़ें ना अपनी जलवायु पर ही डिपेंड है। सब चीज़ें जो है, जीव जंतु की जो लगातार मृत्यु हो रही है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, हमारे साथ जो कैंसर वगैरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, कैटरेक्ट वगैरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, वो भी किसी की वजह से, इसकी वजह से। तो बीमारियां कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आनुवंशिक बीमारियां भी कुछ देखी गई है, उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो ये चीज़ आप इसके महत्व और अपेक्षित परिणाम में देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है क्या। तो कहा जाता है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड से भी बदतर माना जाता है। बदतर मानने का मतलब है कि मैंने पहले ही बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 से भी ज़्यादा गुना ताकतवर होती है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP का था, उसमें 22 हाइड्रोकार्बन की औसत ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 2500 गुना अधिक होती है। तो UNEP का जो प्रोग्राम था उसके अंदर बताया कि अगर यहाँ पर 22 HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को अगर आप देखते हो तो उसकी 2500 गुना ज़्यादा ताकतवर होगी वो। तो आप देख सकते हो 22-2500 मतलब एक HFC लगभग 1000 गुना ताकतवर दिखाई दे रही है। किससे? इससे। तो इसके उत्सर्जन को कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो आपसे मुख्य परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि किगाली समझौता और भारत का किगाली समझौते की पुष्टि करना, आप इस महत्व को किस निहितार्थ से देख सकते हो, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी चाहिए। तो आप उस तरीके के मुख्य परीक्षा के प्रश्न देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर बात करें तो 1989 के अंदर हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत की सुरक्षा करने से संबंधित था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको पता है ये 2 प्रोटोकॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक है क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने को लेकर है, और एक है अपना कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर डिप्लीशन जो गैसेस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो गैसेस है, उसको कम करने को लेकर है। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या किया गया था, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उसको कम करने की बात की गई थी। तो इस प्रोटोकॉल के तहत CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ के पूर्णतः हटाने को अनिवार्य किया गया था। तो यहाँ पर यह भी डिसीजन लिया गया था कि CFC से हम शिफ्ट होकर किसकी तरफ, HFC की तरफ जाए। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये देखा गया कि वो HFC भी जो है वो भी काफ़ी अधिक ताकतवर दिखाई दे रही है। तो ये कुछ समझौता था अपना, किगाली संशोधन था, भारत ने इसकी पुष्टि की है। ये कुछ न्यूज़ आपकी रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है अफगानिस्तान के हजारा। अफगानिस्तान का हजारा समुदाय आपका चर्चा में रहा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान का आपको मैप देखना है। देखो ये है अपना अफगानिस्तान, अपना मतलब अपना ही मान के चलो। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन कौन से समुदाय हैं, कौन कौन से जातीय समुदाय है वो आप देख सकते हो। अगर ईरानिक समुदाय में देखा जाए तो आपके पश्तून आते हैं, हजारा आते हैं, एमेक, बेलुस्ती, किजबिगस, ताजिक, ये सब अपने जो है ईरानिक क्या है समुदाय है। अगर उनके अलावा इंडो यूरोपियन आप देखते हो तो नुरस्तानी है, मैप में पूरा का पूरा दिखाया है। द्रविडियन देखते हो तो बरही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हजारा। कौन सा समुदाय? हजारा। तो हजारा समुदाय अगर आप लोग देखे हुए तो ये वाला जो मिड कौन सा रीजन है, मध्य अफगानिस्तान का रीजन है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और माना जाता है कि ये जो अफगानिस्तान के जो हजारा समुदाय है ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान है, इसके मध्य के अंदर ये है। दूसरा आप लोग देखते हो इसके दक्षिणी भाग, हजारा के दक्षिणी भाग में पश्तून जो जाति वगैरह थी, जैसे आप फिल्मों में भी देखते हैं पश्तून वगैरह वो थे। और अगर आप देखते हो यहाँ पर बरहुई, तो बरहुई तो सिर्फ ना के बराबर दक्षिण के अंदर थोड़े बहुत आपको दिखाई देंगे, जो कि इंडो यूरोपियन और द्रविडियन है। ठीक, अब यहाँ पर हजारा
आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो हजारा है इनके विशिष्ट एशियाई शारीरिक लक्षण है और हजारगी नामक फारसी बोली का उपयोग इनको बाकी देशों से क्या बनाता है, अलग बनाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मैप में हजारा कहाँ पर है, काबुल के नज़दीक भी आपको दिखाई देगा। जो काबुल वाला ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर ताजिक, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, ताजिक, ये जो है समुदाय रहता है। ये मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं। आपको पता है बाबर, चंगेज खान और उसकी सेना ने लगभग 13वीं शताब्दी दौरान इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो वहाँ पर समरकंद का क्षेत्र आता है। बाबर समरकंद क्षेत्र को जीतते हुए आया, बाबर अपने रिश्तेदारों से लड़ते हुए आया, फिर वो 1526 के अंदर भारत पर अटैक करता है। 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध होता है। तो ये सारी की सारी कहानी जो समरकंद से शुरू होता है तो वो पूरा का पूरा इसी समुदाय से संबंध माना जाता है, क्योंकि वो जो मंगोल है चंगेज खान और इसी से क्या है मुगल, वो इसी से आए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इनकी जो विशिष्ट भाषा है, इनकी जो शारीरिक बनावट है वो बाकी सबसे अलग है, इनके कारण इनकी एक विशेष महत्व है। तो अफगानिस्तान के हजारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है पंजशीर घाटी। नाम से ही पता चल रहा है पंजशीर। ठीक है, ये जो पंजशीर घाटी है वो रतन के लिए भी विख्यात है, एमराल्ड्स वगैरह यहाँ पर माने जाते हैं। पंजशीर घाटी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी उत्तर मध्य अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, उस हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के निकट अवस्थित एक घाटी है पंजशीर घाटी। और यहाँ पर अगर आप लोग बात करो तो पंजशीर नदी जो है, पंजशीर नदी इस घाटी से होकर बहती है। और यहाँ पर माना जाता है कि एक ऐसी कहावत है कि 5 भाई थे, उन 5 भाइयों ने क्या किया था, जब इस क्षेत्र के अंतर्गत नदी प्रवाहित हो रही थी, बाढ़ आ गई थी, तो उसको रोका था। और जब रोका वहाँ पर उस प्रकार की कुछ पुनर्निर्माण कर गए, तो उन्हीं के नाम पर इस घाटी का नाम क्या रख दिया था, पंजशीर घाटी रख दिया था। अब यहाँ पर इस घाटी के अंदर अफगानिस्तान का जो ताजिक समुदाय है वो आपको काफ़ी मात्रा के अंदर दिखाई देगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर भी देखते हो, ये जो अपना ताजिक समुदाय है, देखो मैप के थ्रू, ये पूरा का पूरा, यहाँ पर ताजिकिस्तान भी दिया गया है नाम, ये पूरा का पूरा उत्तर और मध्य के अंदर ये है पूरा का पूरा पंजशीर घाटी का क्षेत्र। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ताजिक समुदाय कहाँ का है, पंजशीर घाटी कहाँ की है। चलो अगली जो न्यूज़ है वो है अपनी चकमा और हाजोंग। चकमा समुदाय और एक है हाजोंग समुदाय। चकमा बेसिकली माने जाते हैं, आप देखोगे तो चकमा बेसिकली आपके माने जाते हैं मूल रूप से कौन है, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और हाजोंग कौन है, जो बेसिकली आपके हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो यहाँ पर ये क्यों न्यूज़ है, अगर आप देखोगे तो जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको आप बांग्लादेश कहते हो, बांग्लादेश के अंदर, बंगाल और बांग्लादेश के अंदर चटगांव पहाड़ी का जो क्षेत्र है वहाँ के निवासी है। आपको पता है कि सूर्य सेन ने एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण भी किया था, कहाँ पर, चटगांव के अंदर। तो ये जो चटगांव का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, बंगाल के आसपास बांग्लादेश का क्षेत्र, यहाँ के निवासी थे। और 1960 के दशक के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर एक बांध है, कैप्टाई बांध। कैप्टाई बांध, उस परियोजना के कारण इनकी बस्तियां जो है जलमग्न हो गई थी। जब जलमग्न हुई तो आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये आने लगे किस तरफ, मिजोरम की तरफ। तो सरकार ने इनको शिफ्ट किया मिजोरम से नेफा की तरफ। तो इस उत्तर पूर्व भारत के अलग अलग कोने के अंदर ये आके बसने लगे। तो चकमा समुदाय और हाजोंग समुदाय, यहाँ पर इनको स्थापित किया गया है। और इनके पास नागरिकता नहीं है भाई, ध्यान रखना, लेकिन इनको कुछ सरकार ने रियायतें दे रखी है। ठीक है, तो अपनी मातृभूमि छोड़कर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर कैप्टाई बांध के अंदर इनकी बस्तियां जलमग्न हो गई थी, तो भारत की तरफ इन्होंने सहारा लिया था। तो अगर आप लोग देखते हो तो 1964 से 69 लगभग 5000 थी, जो अब बढ़कर 1 लाख हो गई इनकी आबादी। लगातार ये लोग आ रहे हैं, इनके पास नागरिकता और भूमि अधिकार के अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने, नेफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी ये लोग रह रहे हैं, वहाँ की सरकार ने बुनियादी सुविधाएं इनको क्या कर रखी है, प्रदान कर रखी है। ऐसे ही अगर आप लोग देखोगे तो एक होते हमारे पास यहाँ शरणार्थी, जैसे फॉर एग्जांपल जब
तिब्बत के ऊपर चाइना ने अटैक किया तो वहाँ पर दलाई लामा और उसके लगभग 1 लाख फॉलोवर भारत में आते हैं और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आकर वो लोग रुकते हैं और हमने उनको शरणार्थी का दर्जा दिया, रिफ्यूजी का दर्जा दिया और फिर उनके लिए कानून भी बनाया। तो आज क्या है, उनको शरणार्थी के दर्जे के तौर पे वहाँ पे हम लोग रोके हुए हैं। तो अभी उनकी ये भी डिमांड है कि उन्हें यूएसए जैसी कंट्री में जैसा होता है कि वहाँ की तरह भी हमें भारत के अंदर नागरिकता दी जाए। दूसरा क्या है, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको पता है कि नेपाल, तिब्बत, यहाँ के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, तो ये लोग भारत सरकार की सेवा में जा सकते हैं। तो अभी इनकी डिमांड ये भी रही है कि हमें भारत सरकार की सेवा के अंदर आरक्षण जैसी चीज़ें दी जाए, वोट डालने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो नागरिकता नहीं है तो वोट डालने जैसे अधिकार इनको नहीं मिल सकते। हाँ, सरकारी सेवा में भारत सरकार में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चकमा और हाजों के बारे में था। अगली न्यूज़, अगला जो है वो है अपना स्मोक टावर। ठीक है, चीन के अंदर एक स्मोक टावर लगा हुआ है, चीन के अंदर स्मोक टावर लगे हुए हैं, उसी की तर्ज पर भारत के अंदर भी क्या आया है, ये स्मोक टावर आया। अब ये स्मोक टावर क्यों चर्चा में है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। अब दिल्ली जो है वो सबसे प्रदूषित शहर के अंदर अब भी आया है, जो स्विस की रिपोर्ट आई है, स्विस देशों की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। यहाँ का जो पीएम पार्टिकुलर मैट्रेट जो 10 है, उससे भी 258 से लगभग 358% तक प्रदूषण में वृद्धि हुई है पिछले कुछ साल के अंदर। और इसकी वृद्धि के कारण क्या है वो भी एक बार थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अभी क्या है, एक तो कनॉट प्लेस में और दूसरा आनंद विहार के अंदर, इन 2 जगह पर स्मोक टावर लगाने की बात हुई है। तो दिल्ली के अंदर और कनॉट प्लेस के अंदर 2 जगह दिल्ली में स्मोक टावर लगेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो स्मोक आपको पता है, स्मोक प्लस फॉग। अब एक ऐसा टावर होगा जो क्या करेगा, वायुमंडल से, वातावरण से जो प्रदूषित गैस है उसको अवशोषित करेगा और फिर उसको अलग अलग संरचना वाले, अलग अलग परत वाले क्षेत्र से गुजारेगा और उस प्रदूषित वायु को शुद्ध करके वातावरण में छोड़ देगा। अब माना जाता है कि ये जो चाइना है उस चाइना की तर्ज पर हमने इसको लिया है, लेकिन चाइना का जो स्मोक टावर है वो अप ड्राफ्ट सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ये काम कर रहा है डाउन ड्राफ्ट के ऊपर। अभी अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है, एक बार उनके ऊपर भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि दिल्ली में चीन की तर्ज पर स्मोक टावर लगाए जा रहे हैं। चीन द्वारा अपनी राजधानी बीजिंग और अन्य शहरों में इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हमारा जो स्मोक टावर है वो दिल्ली से थोड़ा, मतलब चाइना से थोड़ा अलग होगा, और किस तरीके का होगा वो भी एक बार देखेंगे। अब दूसरा सुनना कि दिल्ली सरकार जो है ना, प्रदूषण पर स्मोक टावर के प्रभाव का अध्ययन करेगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस तरह की और संरचनाएं और इस तरीके के टावर जो है वो क्या करेगी, स्थापित करेगी। तो ये पूरी की पूरी संरचना है जिसको स्थापित किया जाएगा। अभी इसको 2 जगह पर स्थापित किया जा रहा है, कनॉट प्लेस में और दूसरा कहाँ पर, आनंद विहार के अंदर। तो आइए एक बार देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। आप एक बार इस मैप को देखते हो तो इसमें बताया गया कि 1000 क्यूबिक मीटर फ्रेश एयर 1 सेकंड के अंदर ये क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। 1000 मीटर जो है क्यूबिक फ्रेश एयर को ये पर सेकंड के अंदर क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। किस तरीके से, इस तरीके की इसके अंदर संरचना बनी होगी और ये लगभग इसकी हाइट होगी 24 मीटर। ये क्या करेगा, ऊपरी संरचना देखो, चाइना को और अपना कैसे अलग है वो थोड़ा देखना है। ये जो ऊपरी संरचना बनी हुई है, इस ऊपरी संरचना के अंदर जो पोल्यूटेड एयर है, प्रदूषित गैस है, वो इसके अंदर आएगी और जब वो आएगी इस पूरी की पूरी कैनोपी, इसकी हाइट होगी 6 मीटर, यहाँ पर आएगी और 6 मीटर ये है, तो इस ग्राउंड की यहाँ तक हाइट कितनी होगी, 18 बची। तो यहाँ पर फिर वो अलग अलग चरणों से गुजरेगी। इस पूरे के पूरे चैम्बर में क्या किया जाएगा, 5000 2 लेयर को 5000 पर सेकंड के अंदर इसको क्या किया जाएगा, इसको फ्रेश एयर के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 5000 लगभग फिल्टर लगे होंगे और कितने लेयर के अंदर, 2 लेयर के अंदर। इसके अंदर भी आपकी 2 लेयर बनी होगी, उस 2 लेयर के अंदर क्या होगा, अपनी गैस फिल्टर होगी। उसके बाद आप नीचे देखते हो तो ग्राउंड लेवल से लगभग ये इतना देखते हो तो 10 मीटर के आसपास यहां पर लगभग क्या लगे होंगे, 10 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर अपने पास फैन वगैरह ये सारे सिस्टम लगा होगा। तो पोल्यूटेड एयर आएगी, फिर वो डाउनवर्ड जाएगी नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ जाएगी तो इसके अंदर जो फैन वगैरह अलग लगे होते हैं वो उसको फिल्टर करके बाहर की तरफ निकालेगा।
और बताया गया कि 25 क्यूबिक मीटर एयर पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 25 क्यूबिक मीटर ये निकालेगा। तो डाउनवर्ड थ्योरी के तहत ये काम करेगा, मतलब ऊपर से पोल्यूटेड एयर को लेना है और फिर नीचे की तरफ 10 मीटर तक जो अपना है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर तक उस प्योर एयर को निकाल देना। और कितनी प्योर एयर है? लगभग फिल्टर्ड एयर आउट होगी यहाँ से 25 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के अंतर्गत। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर देखी गई। अब चाइना वाले में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। चाइना वाला जस्ट ऑपोजिट काम करता है। चाइना के अंदर क्या है कि पोल्यूटेड एयर नीचे से आती है और उस पोल्यूटेड एयर में जब वो नीचे की तरफ आती है तो उसको कन्वेक्शन करंट के थ्रू या फिर हॉट विंड के थ्रू ऊपर की तरफ भेजा जाता है। ऊपर में फिर अलग अलग वहाँ पर लेयर बनी रहती है, फिर वो उसको फिल्ट्रेट करती है और फिर वो जो है वो बाहर उसको निकाला जाता है। तो आप इसको उल्टा कर दो, वो आपका चाइना वाला बन जाएगा। लेकिन वहाँ यहाँ पर क्या है, हम लोग ऊपर से फिर नीचे की तरफ, क्योंकि हवा को जब हम लोग लेते हैं तो हवा भारी होगी और भारी होने के बाद वो नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन वहीं हवा को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ उठती है। तो ये इस तरीके से कुछ ना कुछ आपका काम करेगा ये अपना दिल्ली का स्मोक टावर। अब आगे देखते हैं। अब स्मोक टावर बेसिकली इसको कहा जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर वायु शोधक या एयर प्यूरिफायर के तौर पर ये काम करता है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैल रहा है, जिस प्रकार से आसपास के अंदर जो औद्योगिकरण हो रहा है, उससे जो धुआं है वो दिल्ली के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। और इसका जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर जो 10 है, 10 बेस पर, वो पिछले कुछ वर्षों में 250% तक वृद्धि हुई है इसके अंदर। और स्विस देशों की रिपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर अब भी माना गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कदम भी उठाए हैं और उस कदम पर काम भी किया है, लेकिन अभी भी हम सबसे प्रदूषित शहरों की सूची के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें बताया गया कि निचले हिस्से में हवा को खींचने के लिए एयर फिल्टर पंखों की कई परतें लगाई गई है। तो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा वो समझा दिया है। तो प्रदूषित हवा को स्मोक टावर में प्रवेश करने के बाद वातावरण में पुनः छोड़ने से पहले वायु को कई परतों से गुजार कर शुद्ध किया जाता है। तो वही 2 परतें बनी होती है, 5-5 जार वहाँ पर फिल्टर लगे होते हैं, तो उन परतों से गुजरेगा 10 मीटर से, फिर उसको शुद्ध हवा के रूप में निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो आवश्यकता, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो आवश्यकता में बताया गया कि स्विस समूह ने मार्च में एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली लगातार तीसरी बार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर था। तो ये स्विस समूह की रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के अंदर 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, राजधानी शहर किसको माना गया? दिल्ली को। तो दूसरा, अगर आप लोग देखते हो तो इस रिपोर्ट में अति सूक्ष्म पार्टिकुलेट के स्तर के संदर्भ में मापी गई वायु गुणवत्ता के आधार पर शहरों की रैंकिंग की गई थी, मतलब पीएम के बेस पर की गई थी। और मानव अंगों में प्रवेश करने स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं, मतलब PM 2.5 जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो ये कुछ न्यूज़ इसके बारे में रही है, आवश्यकता इसलिए पड़ी है। अब देखो क्या है, अभी दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं और वो कदम क्या क्या थे वो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो कदम उठाया गया कि आप देखते हो कि डीजल और पेट्रोल, जो 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल थे उनको बैन किया, 10 साल पुराने डीजल व्हीकल है उनको बैन किया। फिर केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के अंदर ओड इवन फॉर्मूले को लागू किया, उसके अंदर प्रदूषण कम करने की बात की। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी पराली जलाने की, अब दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के अंदर, हरियाणा जो क्षेत्र है वहाँ पर गांव है और वहाँ पर पराली जलाई जाती थी। उस पराली जब जलाई जाती थी तो उससे जो धुआं होता था वो किसको प्रभावित करता था? दिल्ली को प्रभावित करता था। तो इसी तर्ज पर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो गया अपना, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में, नवंबर 2019 में केंद्र और दिल्ली सरकार से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अंदर ये जानकारी, मतलब ये आदेश दिया कि अपने यहाँ पर क्या किया जाए, आपको यहाँ पर प्रदूषण को कम किया जाए। अब प्रदूषण के कारण क्या क्या थे? सबसे बड़ा कारण तो पराली
दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, तो या इसी तर्ज को देखते हुए, इस रोड मैप को देखते हुए स्मोक टावर लगाने की बात की गई थी चाइना की तर्ज पर। तो वो हम लोग उस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। अब अगर आप लोग उच्च प्रदूषण स्तर का कारण देखते हो तो सबसे कारण आपको दिखाई देगा कि शहर के अंदर तथा इसके आसपास होने वाला निर्माण कार्य, दूसरा औद्योगिक तथा वाहन प्रदूषण, तीसरा आप लोग देखते हो पराली जलाया जाना। ये सब इसके क्या है, ये सब इसके मुख्य कारण है। अभी पराली को लेकर तो फिर एक सरकार ने एक संशोधन भी लेकर आई और सरकार ने उसके अंदर कुछ बदलाव भी किए कि हम ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करें कि वो जड़ से ही उस सारी चीज़ों को निकाल ले और अपना जो पराली वाला जो है अपना अवशिष्ट पदार्थ है उसका यूज़ कर ले हम लोग। दूसरा ये भी किया गया कि कई किसानों ने अपने स्तर पर भी कदम उठाए कि वो लोग क्या करने लगे, जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको पशुओं के चारे के रूप में देखने लगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा अगर आप गांव के क्षेत्र में रहते हो तो आपको पता है कि जो पीछे का जो चारा बच गया जिसको हम लोग जला देते थे तो उसको हम सूखे चारे के रूप में इस्तेमाल करने लगे, पशुओं के लिए एक चारा इस्तेमाल करने लगे। फिर एक कदम ये भी उठाया, जैसे दिल्ली सरकार ने जो दिवाली पे फायर क्रैकर्स वगैरह होते थे वहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करने की सूचना दी गई। जो रात भर पटाखे जलते थे 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाते थे उसको रोकने की बात की गई, 10 बजे तक का समय रखा। तो ये कुछ आवश्यक कदम सरकार ने, दिल्ली सरकार ने उठाए हैं। तो ये था आपका स्मोक टावर से संबंधित न्यूज़। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर करता हूँ। चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते एक अगली न्यूज़ के साथ। थैंक यू। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू आर सीरियस फॉर यूपीएससी 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।